वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे मैं टेस्ट का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो नीट का टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले है और फुल टेस्ट 3 है ये। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 1 में कि ए स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? एक्सेसिबल, इनवेरिएबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है, इनवेरिएबल भी होना चाहिए एंड एक्सेसिबल भी होना चाहिए। सो फोर्थ पार्ट ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन एज R इक्वल टू रो L अपॉन A. The symbol have their usual meaning. Select correct. Option number 1. Expression is dimensionally inconsistent. Expression is correct. Expression cannot be derived using dimensional analysis. And 4. Both 2 and 3 is the correct answer. तो देखो बेटा, एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट, रो L अपॉन A। तो फर्स्ट तो बेटा इसका गलत है, एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है ये। ठीक है, तो एक्सप्रेशन इज करेक्ट, यस करेक्ट है। R इक्वल टू रो L अपॉन ए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सभी ने पढ़ा है। थर्ड में एक्सप्रेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये भी सही है, बिकॉज एज डायमेंशन ऑफ रो आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम फार्मूला। जो रो है उसका सेम फार्मूला से डिराइव्ड होता है, तो एक्सप्रेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। हम इसको डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल फार्मूला से। ठीक है, सो बोथ 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? फोर्थ पार्ट, इसका भी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ ए स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रीचेज द ग्राउंड विथ ए स्पीड 3u, द हाइट ऑफ द टावर इज। u से हमने थ्रो किया, 3u से ग्राउंड पे आकर के ड्रॉप हुआ है, तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए टावर की हाइट कितनी थी। सो लेट, ये मान लिया जाए हमने टावर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये टावर है, यहाँ से u स्पीड से अपर डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। ठीक है, ये ग्राउंड है और लेट की इसकी जो हाइट है, लेट दिस हाइट इज h, और यहाँ पे जब ड्रॉप होता है आकर के जब पार्टिकल, तो उसकी स्पीड कितनी है? 3u है। सो हम फार्मूला जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर एंड प्लस 2a इंटू कितना होता है? s होता है। सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू कितना? सो दिस इज 3u स्क्वायर। और अगर डाउनवर्ड को आपने पॉजिटिव लिया तो अपवर्ड क्या हो जाएगा आपका? हम अपवर्ड को नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पे। सो दिस इज कल टू यहाँ पे, दिस इज कल टू यहाँ पे u स्क्वेयर एंड माइन प्लस 2। एक्सेलेरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अच्छा डाउनवर्ड को हम नेगेटिव लेते हैं। डाउनवर्ड को हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। तो माइनस जी इंटू कितना हो जाएगा? दिस इज माइनस एच हो जाएगा। सो यहाँ से कितना हो जाएगा? सो दिस इज कल टू अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा 2gh इजकल टू 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज कल टू 2gh, सो दिस इज कल टू यहाँ से हो जाएगा 2gh इजकल टू 8u स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज कल टू h इजकल टू, सो दिस इज कल टू 8u स्क्वायर अपॉन 9g, सॉरी 2g। सो यहाँ से कैंसिल आउट होगा 4, सो दिस इज कल टू 4u स्क्वायर अपॉन g, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो कहा है मोटर बोट कवर्स ए गिवन डिस्टेंस इन 6 आवर मूविंग डाउन स्ट्रीम ऑन ए रिवर। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 10 आवर मूविंग अप स्ट्रीम। द टाइम इट टेक्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? सो अगर यहाँ पे हम देखें फॉर डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम, सो दिस इज कल टू स्पीड हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज कल टू u प्लस वी इंटू कितना हो जाएगा? 6 इंटू कितना हो जाएगा? d। 6 इंटू, क्योंकि 6 पर लिया है टाइम, तो 6 इंटू इजकल टू d हो जाएगा। एंड फॉर अपर स्ट्रीम, फॉर अपर स्ट्रीम कितना हो जाएगा?
सो दिस इज़ v माइनस यू, सो दिस इज़ v माइनस यू इंटू 10 इजकल टू कितना हो जाएगा d। सो ये दो इक्वेशन हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर, तो वाटर में क्या हो जाएगा, स्टील वाटर में v इंटू टी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज d हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम अगर 1 और 2 को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों डी डी है बेटा। सो दिस इज u प्लस वी इंटू 6 इजकल टू वी माइनस यू इंटू 10। सो दिस इजकल टू ये 3 हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा। सो 3u प्लस 3v इजकल टू 5v माइनस 5 कितना हो जाएगा u। सो दिस इजकल टू 2v इजकल टू कितना हो जाएगा 8u। सो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा u इजकल टू दिस इजकल टू v अपॉन कितना हो जाएगा 4। u इजकल टू v अपॉन कितना हो जाएगा 4। सो यूजिंग इक्वेशन 1 अगेन, सॉरी, सो कितना हो जाएगा 5v अपॉन 4 इंटू 6 इजकल टू कितना हो जाएगा d। सो अगर इसको हम फिर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, तो v इंटू टी इजकल टू 30 अपॉन 4 इंटू कितना हो जाएगा v। सो दिस इज t इजकल टू 7.5 कितना हो जाएगा आवर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है आपसे, स्टेटमेंट 1 है, व्हेन ए क्लॉथ विथ ए लॉट्स ऑफ डर्ट इन इट इज जर्क्ड द डर्ट गेट्स अवे फ्रॉम इट। सही है। नंबर 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट आल्सो अप्लाइज एन इक्वल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये भी सही है बेटा। तो 5 का अगर हम देखें तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्योंकि डर्ट वगैरह जो जाता है बेटा वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। सो हम इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 सेकेंड इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आपसे कि ब्लैक block can slide in a smooth inclined plane of inclination theta kept on the floor of a lift. When the lift is descending with a retardation a, the acceleration of the block relative to the incline is, जो एक्सेलेरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर इसका हम FVD डायग्राम बनाएं तो बेटा जैसे लिफ्ट है ये, ठीक है, ये लिफ्ट हो गया और ये मान लें कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे क्या है, कोई ब्लॉक है, ठीक है। सो इसका मास कितना है m, दिस एंगल थीटा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, स्यूडो फोर्स यहाँ पे लगेगा, एक तो mg लगेगा। तो अगर ब्लॉक को हम देखें, ब्लॉक को यहाँ पे रख के अगर हम देखें तो ब्लॉक में क्या क्या लगेगा बेटा, एक तो आपका वेट लगेगा, वेट किधर लगेगा डाउनवर्ड, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी, और दूसरा क्या लगेगा बेटा स्यूडो फोर्स, जिधर लिफ्ट का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा, दिस इज ma, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपोनेंट लगेगा बेटा इसका mg का और ma का, तो दोनों कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग जाएगा एंड दिस इज mg साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा और ma इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा कंपोनेंट होगा। सो नेट फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज mg साइन थीटा इन द इंक्लाइंड प्लेन, mg साइन थीटा प्लस दिस इज ma साइन थीटा। सो फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, सो मास इंटू एक्सेलेरेशन इजकल टू, मास को कॉमन ले लो बेटा, यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं आप। सो दिस इज कल टू, यहाँ पे मास साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो g प्लस कितना हो जाएगा a, यहाँ पे मास मास क्या हो गया कैंसिल आउट। सो एक्सेलेरेशन इज कल टू g प्लस a इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू साइन थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें तो ये ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, क्या कहा, ये ब्लॉक ऑफ मास 8 kg is rest on a level ground for which mu is equal to 0.6, assume mu s is equal to mu k, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है इक्वल है। ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द फोर्स वैरीज विथ टाइम एज शोन इन द ग्राफ, आफ्टर दैट टाइम डज द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ब्लॉक है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है ब्लॉक है, और ये हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है। सो दिस इज कल टू, फोर्स इज कल टू होता है आपका म्यू इंटू एन, सो दिस इज कल टू 0.6 इंटू कितना हो जाएगा 8
इंटू 10, क्योंकि एन नॉर्मल रिएक्शन जो होगा तुम्हारा वो वेट के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन इजकल टू कितना, mg। सो एफ इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 48 न्यूटन। सो अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे ग्राफ को आप देखें तो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है, यहाँ पे जो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ गिवन है वो लीनियर ग्राफ है। इसका मतलब अगर फोर्स 48 होगा न्यूटन तो टाइम भी जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 48 सेकेंड होगा। सो 48 सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि लीनियर ग्राफ है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो इनिशियली द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड if the mass m is slowly released then the elongation produced in the spring in equilibrium में। तो अगर ये मास नीचे जाएगा बेटा तो वेट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्सटेंशन अगर x हो जाएगा तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, दिस इज k इंटू एक्स। सो इक्वेट कर दीजिए इसको। सो दिस इज इक्वल टू mg और mg इज इक्वल टू कितना kx। सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज mg अपॉन कितना हो जाएगा k। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए रेक्टेंगुलर लेमिना ए बी सी डी इज सोन इन फिगर ए बी इजकल टू ए बी इजकल टू बी सी अपॉन 2। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना इज द मिनिमम अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू। किस एक्सिस के अलोंग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा, मिनिमम। सो आई अगर हम देखें बी सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो m इंटू दिस इज इक्वल टू ए बी और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 3। सो दिस इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3। सो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें आई ए बी के अलॉन्ग, सो दिस इज इक्वल टू m इंटू कितना हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर अपॉन 3। सो दिस इज इक्वल टू 4ma स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें तो एच एफ के अबाउट कितना हो जाएगा, सो एच एफ के अबाउट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू m, दिस इज ए बी का होल स्क्वायर अपॉन 12 एंड दिस इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 12। और अगर हम लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें ई जी के अबाउट, तो आई ई जी एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12। सो दिस इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। So, moment of inertia will be minimum for longest axis passing through the center of mass. So, correct answer जो है बेटा वो कौन सा है आपका 3। This is the HF. HF के अबाउट जो moment of inertia है वो क्या है आपका मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा uniform thin flat isolated disk is floating in a space. It has radius r and mass m. A force F is applied to it at a distance d is equal to r by 2 from the center in the y direction. Treat this problem as two-dimensional. At the instant shown, the acceleration of the center of the disk is, आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ डिस्क क्या एफ वाई एम होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ डिस्क इज 2 एफ वाई एम होगा, मतलब इसी को एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क आपसे यहाँ पे पूछा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम जानते हैं बेटा कि फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए सेंटर ऑफ मास होता है, यही हम जानते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू एफ नेट एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। एफ नेट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिस्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बाई एम। सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि यूनिफॉर्म हैवी डिस्क इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग एक्सिस through its center and perpendicular to the plane of the disk. Let L be its angular momentum. A lump of plastics is dropped gently vertically on the edge of the disk and sticks to it. Which of the following will change the disk as a result? तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो देखो, अगर आपका नेट टॉर्क की वैल्यू अगर 0 होती है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। सो
एंगुलर, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, तो आई इंटू ओमेगा एंड दिस इज आई ओमेगा इंटू कितना कांस्टेंट हो गया। सो अगर आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट हो गया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। सो अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज फॉर द डिस्क एज ए रिजल्ट, तो ओमेगा ओनली, ठीक है। सो ओमेगा चेंज यहाँ पे करेगा। तो क्वेश्चन 11 का कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो इसमें कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड स्मॉल m एंड कैपिटल M are placed at a distance r, the ratio of gravitational force on mass small m due to the capital M and on mass m due to the small m is। तो हम जानते हैं बेटा कि जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एक मास दूसरे मास पे जितना फोर्स लगाता है, दूसरा मास भी पहले मास पे उतना ही फोर्स लगाता है। सो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। अगर हम इक्वेटर टू पोल अगर बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि दिस इज़ द इक्वेटर एंड दिस इज़ द पोल। ये आपका होता है पोल और ये होता है इक्वेटर। और इक्वेटर पे जो रेडियस होता है बेटा, आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन आर ऑफ पोल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टू दिस इज GM अपॉन आर का स्क्वायर होता है। तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, एंड पोल का रेडियस कम होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पोल पे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एज ए शॉक एब्जॉर्बर, और स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। बोला शॉक एब्जॉर्बर कौन सा इसमें से होगा, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेशन विल बी लिस्ट होना चाहिए। शॉक एब्जॉर्बर के लिए एनर्जी डिसिपेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिस्ट। ये जो हिस्टैरिसीस लूप है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, सबसे पतला की जिसका ग्राफ होगा बेटा, उसमें आपका शॉक एब्जॉर्बर ज़्यादा होगा, मोस्ट सुटेबल। सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in a water and water rises in it to height h. Mass of water in capillary tube is m. If radius of the tube is double, mass of the water that will rise in capillary tube will be। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे फार्मूला कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो सरफेस टेंशन का जो रिएक्शन फोर्स होता है वही वाटर को ऊपर खींच करके ले जाता है, ठीक है। सो हम लोग इसमें जानते हैं, सो दिस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू mg होता है, एंड सो दिस इज इक्वल टू एंड एफ एस इज इक्वल टू कितना आता है, t इंटू 2πr इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू mg। क्योंकि ये लगता है ना फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, अपर डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स ऊपर में लगता है और नीचे क्या लगता है, वेट लगता है तुम्हारा। तो इक्वेट कर दिया। आफ्टर डबलिंग द रेडियस, तो रेडियस अगर डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू 2π इंटू 2r इंटू कॉस थीटा तो वही रह गया। एंड सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज m' हो जाएगा। सो दिस इज कल टू, अगर हम इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, तो मास में क्या डिफरेंस हो जाएगा, सो m' इज कल टू कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है आपसे कि द इक्वेशन ऑफ ए सर्टेन गैस कैन बी रिटेन एज T⁻7 अपॉन p स्क्वायर का पावर 1/5 कांस्टेंट। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इज, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो दिस इज हम फार्मूला जानते हैं, T⁻ गामा एंड P⁻1 माइनस गामा इजकल टू कितना होता है, कांस्टेंट। इजकल टू कितना होता है, कांस्टेंट। गामा इजकल टू कितना होता है, दिस इज 7/5, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज CV, तो CV इजकल टू होता है, दिस इज इजकल टू R अपॉन गामा माइनस 1। सो दिस इज इजकल टू 5/2 इंटू कितना होता है, R हो जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है यहाँ पे, two spherical vessels of equal volume are connected by narrow tube. The apparatus contains an ideal gas at constant at 1 atmosphere. At 1 atmosphere and 300 Kelvin. Now, if one vessel is immersed in a bath of constant temperature 600 Kelvin and the other in a bath of constant temperature 300 Kelvin, then
द कॉमन प्रेशर विल बी, कॉमन प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि इनिशियल, हम निकाल पी वी इजकल टू एनआरटी फार्मूला सभी को पता है। सो दिस इजकल टू नंबर ऑफ मोल इजकल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल। सो इनिशियल नंबर ऑफ मोल इजकल टू हम लिखेंगे यहाँ पे P इंटू दिस इज 2V अपॉन कितना हो जाएगा RT, एंड फाइनल नंबर ऑफ मोल इजकल टू कितना हो जाएगा। सो दिस इज इजकल टू P1V अपॉन दिस इज RT1 एंड प्लस दिस इज P2V अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज RT2 हो जाएगा। सो हेयर हम कहें तो P1 इजकल टू P2 यहाँ पे कितना है, दिस इज इजकल टू P1 एंड P1 इजकल टू कितना है P2 एंड P2 इजकल टू कितना है, दिस इज इजकल टू P डैश। सो दिस इज इजकल टू यहाँ पे हम लिखेंगे P1V अपॉन दिस इज इजकल टू P1V अपॉन R इंटू दिस इज 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा T2, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। सो दिस इज इजकल टू P इंटू 2V अपॉन दिस इज इजकल टू RT इजकल टू दिस इज P डैश V अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन कितना है T2 है। सो अगर इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर जो आपका P डैश से आएगा वो दिस इज इजकल टू 3/4, 4/3, दिस इज इजकल टू ATM आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 आर कनेक्टेड टू ए मास m as shown. The frequency of oscillation of the mass is f. If both K1 and K2 are made 4 times their original value, the frequency of oscillation becomes, the frequency of oscillation जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। The two spring are in parallel, ये दोनों जो स्प्रिंग है किस में है, पैरेलल में है। इफेक्टिव स्प्रिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो K इजकल टू दिस इजकल टू K1 प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज K2। जो इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज K1 प्लस K2। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, सो दिस इज F इजकल टू 1 अपॉन दिस इज 2K 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर K अपॉन M, 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर कितना, दिस इज K अपॉन कितना M। सो दिस इज इजकल टू F इजकल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर दिस इज K1 प्लस K2 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इजकल टू M। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। When both K1 K2 are made 4 times the original value, तो ओरिजिनल वैल्यू का 4 टाइम्स हो जाएगा बेटा। सो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, सो दिस इज 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स दिस इज K1 K2 अपॉन कितना हो जाएगा M। सो दिस इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, ये बाहर 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू 2 into 1 upon 2 pi root under this is K1 plus K2 upon M, and this is known as a frequency, original frequency. तो F is equal to this is equal to 2 times of original frequency. This is the correct answer. Now क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में है यहाँ पे इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें आपको पूछा है फॉलोइंग इज ट्रू, y इजकल वेव का इक्वेशन गिवन है बेटा, y इजकल टू 5 sin 2 पाई इंटू v अपॉन 10 माइनस x अपॉन 18 प्लस π/4। आपसे पूछा है कौन सा इसमें ट्रू है। हम सभी जानते हैं बेटा कि v इजकल टू कितना होता है, दिस इज ओमेगा अपॉन के। और अगर इक्वेशन आपको गिवन है कि y इजकल टू दिस इजकल टू 5 sin एंड दिस इजकल टू 2 पाई इंटू t अपॉन 10 माइनस दिस इज x अपॉन 18 एंड प्लस π/4, ठीक है। सो दिस इज कल टू v इजकल टू ओमेगा अपॉन के होता है बेटा यहाँ पे, एंड दिस इज कल टू, सो v इजकल टू व्हाट इज ओमेगा, तो ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन 10 हो जाएगा, एंड k इजकल टू हो जाएगा दिस इज 2 पाई अपॉन 18। सो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा 1.8 दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आएगा। लेकिन व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू दिस इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 10, सो दिस इजकल टू 0.1 हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि डॉग इज बार्क एट द रेट ऑफ 4 पाई म्यू W फुल स्टॉप, साउंड लेवल एट द पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम द डॉग इज। देखो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये पहले CBSE जब AIEEE एग्जामिनेशन हुआ करता था उसमें इस तरह क्वेश्चन आते थे। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, ये फार्मूला ही आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इंटेंसिटी निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई दिस इज 4 पाई इंटू 10 पावर 2।
सो इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 पावर माइनस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जो फार्मूला होता है एस एल इजकल टू दिस इजकल टू 10 log 10 एंड इंटू 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 पावर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12। सो दिस इजकल टू, इसको सॉल्व करोगे तो हालांकि log की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। सो दिस इजकल टू 40 इसका आंसर, करेक्ट आंसर आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कहा है कि स्मॉल चार्ज बॉल हैविंग चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन फ्लैट फेस ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ आपको, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेडेड पार्ट ऑफ द सिलेंडर इज। जो फ्लक्स है बेटा वो सेडेड पार्ट से आपको यहाँ पे फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, नेट फ्लक्स इजकल टू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसमें 3 फेसेज हैं, सो हम लिख सकते हैं फाई सी प्लस फाई डी, ठीक है। इसको हम अलग अलग फेसेस नाम दे दो, फाई सी, एक को सी नाम दे दो, एक को डी दे दो। तो फाई सी प्लस फाई डी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इजकल टू एक्स प्लस दिस इजकल टू फाई डी इजकल टू एक के थ्रू एक्स है ना, द क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इजकल टू फाई डी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 में है बेटा यहाँ पे ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। तो चलिए 22 से आगे का क्वेश्चन जो है बेटा हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे।